सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। और प्यारी बुआ आपको भी हमारा नमस्कार। खुश रहो, खुश रहो। आप जब बीच में कहीं गई थी घूमने तो हमें आपने कुछ पैसे वैसे भेजे ही नहीं। हम कितना इंतजार कर रहे थे। घूमने में सब खर्च हो जाता है। अब तुम खुद ही कह रही हो, अब घूमने जाए आदमी कि पैसा बचाए, ये बताओ। हाँ, पैसे तो नहीं बचाना चाहिए। फिर आप वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें भी तो लेकर आई हैं। हाँ, पैसे तो यहाँ भी हम आपसे ले ही लेंगे। ले लोगी। उसके साथ साथ हम छोड़ के भी तो गए थे कि भाई घर गृहस्थी में कोई जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से निकाल कर खर्च कर लेना। वो भी तुम्हें जगह पता है जहाँ नहीं पता रहती है, जो मतलब जो नहीं बताते हैं। हाँ। जो नहीं पता रखनी चाहिए तुम तो वो भी ढूंढ लेती हो। बिल्कुल, तो अब क्या करें? खोजी प्रवृत्ति है हमारी, मजबूर कर देती है कि सारी चीजें खोजी जाए। हाँ, सामने वाली छोड़ के सब खोजी जाए। तो जो सामने विषय है कहीं दूसरा कुछ और विषय ना लाना। जो निश्चित हुआ आज वही बस बताना। बिल्कुल वही विषय बताएंगे। और आज अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस है, जिसके बारे में तो बात होगी। तुमने शुरू कर दिया है ये बता के कि बुआ ने पैसे नहीं भेजे। हाँ। और सखी विशेष में आज हम बात करेंगे दुलारी देवी की, जो कि पेंटिंग के लिए काफी मशहूर है। बिल्कुल। और एक सवाल जो है वो हम आज मतलब हम उछाल चुके हैं कहना चाहिए। हाँ। और जो रोज घर में उछलता है, क्या बने खाना, जिसका कोई जवाब, बहुत सारे जवाब होते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं होता है उसका। नहीं, जवाब बहुत सारा रहता है और उसके संग संग और सवाल होते जाते हैं और सवाल होते जाते हैं और बहुत जोर दे के कहा जाता है तुम जो कहो, क्या कहो, जो कहो वो बना दें। और बनता क्या है, ये हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है, बनती वही लौकी है। तो वो सबके यहाँ की एक चीज होती है जो कि आखिर में उसे ही बनना होता है। हाँ। बस वो बाकियों को मौका देती है कि आप आगे जाकर आपके नाम ले लिए जाएं और नाम ले लिए जाएं, आपके विचार देख लिए जाएं, आपकी इच्छाएं देख ली जाएं और फिर उस हिसाब से खाना परसा जाए। और हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि हो सकता है आप कुछ हमें सुझाएं क्योंकि रोज बहुत दिक्कत होती है और शायद आज कुछ व्यंजन ऐसा बता दें जिसमें कि हम ज्यादा सोचना ना पड़े और हम फट से वही बना लेंगे। बिल्कुल, तो व्यंजन वैसे भी हम जरूर बताएंगे। और जैसा कि आज प्यारी बुआ दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। हाँ। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि जो भी हमारे व्यक्ति होते, जो भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विदेश जाकर काम करते हैं। जी। और वहाँ जब वो प्रवासी नागरिक कमाई करते हैं, जो भी वो अपने परिवार को अक्सर वे भेजते हैं वो राशि, ताकि उनका परिवार अच्छी तरह से रह सके और इसका लाभ ले सके। तो ये जो राशि वो भेजते हैं वो अच्छी तरह से परिवार तक पहुंचे और इससे उनको लाभ मिले, ज्यादा कटौती ना हो, किस तरह से उन्हें अच्छी तरह से मिल जाए, ये सारा उद्देश्य है आज के इस दिन का मनाने का। जी। तो हमारे एक साथी ने लिखा है, विदेश में रह रहे प्रवासी द्वारा अपने देश में धन के हस्तांतरण को प्रेषण कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विकासशील देशों के लिए सबसे बड़े वित्तीय प्रवाहों में से एक है। प्रवासियों के इस योगदान के लिए हर साल 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। विदेश से प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली राशि भारत की जीडीपी का 3% है। इससे यह स्पष्ट है कि इस पर बहुत निर्भर है हम। लेकिन इतना जरूर है कि विदेश से भेजी जाने वाली ये राशि आमतौर पर नियमित भारतीय परिवारों की मदद करती है। ये उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद करती है। राशि उन परिवारों को कर्ज से बाहर निकलने में मदद करती है जो कर्ज के बोझ तले दबे होते हैं। विदेशों से आने वाला ये पैसा बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है। उन पैसों से उन्हें घर बनाने में भी मदद मिलती है। नेहा बेटिया, इन्होंने तो पूरा चित्र खींच दिया ना जी। इन्होंने सारी बातें लिख भेजी हैं और इसी में कुछ जोड़ते हुए हम आगे बताते हैं कि इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे, जो कि यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, 16 जून 2008 को ये पहली बार मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और विश्व बैंक ने मिलकर इसकी पहल की थी, लेकिन वैश्विक तौर पर इस दिन को मान्यता मिली थी 16 जून 2015 को, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके इसे आधिकारिक रूप से स्वीकृति दी। तो भाई ये जो है, ये वित्तीय व्यवस्था जो है, घर को सुधारने की बात हो या घर चलाने की बात हो,
ये महत्वपूर्ण विषय है और इस पर ध्यान रखना चाहिए। और एक तो और बात है कि इस पर एक और मुद्दा जो है, सामाजिक पहलू जो इसका है कि जो लोग चले जाते हैं विदेश में इस उद्देश्य से जाते हैं, या माता पिता भी इस हसरत से भेजते हैं, जो हमारे एक साथी ने लिखा कि घर कर्ज में होता है, ईएमआई होती है, या बच्चे की शिक्षा, मतलब दूसरे बच्चे की शिक्षा के लिए हम चाहते हैं कि कुछ आर्थिक मदद हो जाए, ये अगर विदेश चला जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जाकर भूल रहे हैं कि हमें क्या करना है परिवार के लिए। तो वो जो पारिवारिक हमारी जो कुटुंब वाली जो हमारी परंपरा है हमारे देश की, उसको याद रखते हुए इस बात को भूले नहीं जब हम प्रवासी हो जाएं, तो है ना? बिल्कुल, प्रवासी हो जाएं तो वो भी ना भूलें, और जो परिवार भी अपने बच्चे को भेज रहा है, क्योंकि विदेश में एक अलग ही माहौल है। वो जिस अपना देश तो अपना देश होता है, और विदेश में उस माहौल में वो रह रहा है तो उससे भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भाषा की कठिनाई आ रही है, परिस्थितियां जो है, और एक बात और मौसम जो है, मौसम है, और परिवार से दूर है तो एक भावनात्मक जो तकलीफ होती है वो भी बहुत बड़ी होती है, जिसको कहते हैं होम सिकनेस। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसका शिकार हो रहा है, तो आप भी उसको सपोर्ट करें, है ना? पूरी तरह से उनसे बातचीत करें। और इस दिवस की हर जैसे कि थीम होती है, तो इस वर्ष की थीम है डिजिटल रेमिटेंस टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन, यानी कि वित्तीय समावेशन और लागत में कमी के लिए डिजिटल प्रेषण। तो डिजिटली अगर आप अपने घर में पैसे भेजते हैं तो आपका जो कटौती होती है उसमें कमी आती है और जल्द से जल्द वो उन तक पहुंच जाता है। तो उसके रास्ते आपको तलाश करने हैं। लेकिन जो हम लोगों ने बात कही कि जो भावनात्मक या पारिवारिक जो बातें हैं, आपस में संबंधों को प्रगाढ़ करने वाली बातें हैं, उसका जरूर ख्याल रखना चाहिए। और उसके साथ साथ ये दिवस मनाने का उद्देश्य तो आप समझ ही गए कि आपके जो पैसे हैं, जो राशि आप भेज रहे हैं, उसका आप ही भरपूर लाभ उठा सकें, आपका परिवार उसका लाभ उठा सके, उसका आनंद ले सके। ये प्रयास होता है, और हमारा प्रयास होता है आपका मनोरंजन। ओए आखिर तुमको आ ही गया अंदाज तो प्यार जताने का। ओए आखिर तुमको आ ही गया अंदाज तो प्यार जताने का। ये काम कोई सीखे तुमसे, ये काम कोई सीखे तुमसे, बातों में बात बनाने का, बातों में बात बनाने का। ओए आखिर तुमको आ ही गया अंदाज तो प्यार जताने का, अंदाज तो प्यार जताने का। तो खुद बन जाती हैं, बातें तो खुद बन जाती हैं। गर प्यार का हो अरमां दिल में, गर प्यार का हो अरमां दिल में। कैसे अब राज छुपे जब तुम साहो मेहमान दिल में, जब तुम साहो मेहमान दिल में। मेहमान तुम्हारे, मेहमान तुम्हारे दिल से कभी अब नाम न लेंगे जाने का, अब नाम न लेंगे जाने का। ये काम कोई सीखे तुमसे, ये काम कोई सीखे तुमसे, बातों में बात बनाने का, बातों में बात बनाने का। ओए आखिर तुमको आ ही गया अंदाज तो प्यार जताने का, अंदाज तो प्यार जताने का।
लो नामुमकिन है हम और किसी के हो जाए, हम और किसी के हो जाए। ये वादा तुमको याद रहे, जीवन भर साथ निभाने का, जीवन भर साथ निभाने का। ओए आखिर तुमको आ ही गया, ओए तुमको आखिर आ ही गया, अंदाज तो प्यार जताने का, अंदाज तो प्यार जताने का। ये काम कोई सीखे तुमसे, बातों में बात बनाने का, बातों में बात बनाने का। ओए आखिर तुमको आ ही गया, अंदाज तो प्यार जताने का, अंदाज तो प्यार जताने का। तो बुआ जी कुछ ना कुछ अंदाज तो आ ही जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। वैसे हमारे एक साथी ने बहुत और जरूरी बात साझा की है। परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों, महिलाओं और पुरुषों द्वारा किए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। मतलब इतने लोग जुड़े हैं इसमें, आप समझिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है यह। बिल्कुल। और एक और बात हमारे साथी लिख भेज रहे हैं कि पिछली रात से हमारे यहाँ बिपरजॉय से उठी तेज हवाओं के साथ बारिश की फुहारें भी हो रही हैं, और प्यारी बुआ जी के साथ जब नेहा बेटिया साथ हों तो सखी सहेली में भी हंसी खुशी भरी फुहारें उठना लाजमी है, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या बात है, तो अच्छी बात है और आप इसका आनंद लीजिए। वैसे कुछ साथियों ने यह भी लिखा है कि देश में तूफान की आफत आ रही है, भगवान से यही आराधना करता हूँ वो जल्दी कम दबाव में हो जाए। मुसीबत जिस पर आती है वो ही जानता है, सब कुछ चला जाता है, घर बार सामान तक नहीं रहता है। तो ये बात तो सत्य है, जो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए हम भी कामना करते हैं, लेकिन ये कुछ दबाव कम भी हो गया है, कुछ ऐसी जानकारी भी आ रही है, हो गया है ऐसा खबरों में बताया गया। और इसके साथ ही हम जो बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं कि दबाव जो होता है जीवन में बहुत सारे होते हैं बुआ जी। भाई देखो ऐसा है ना कि दबाव की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन जहाँ मजबूत कदम उठाना होता है, जैसे हम लोग अक्सर प्लास्टिक की बात करते हैं, तो हम एक साथियों से नहीं, मतलब एक बात पूछना चाहते हैं अपने साथियों से कि भाई हम लोगों ने एक बार कहा था कि कोई बोतल आप ऐसी बना लीजिए जो फेंकनी हो, उसमें आप छोटे छोटे प्लास्टिक रखिए। तो कितने लोगों ने इसको किया और कितने लोगों ने नहीं किया, ये बताएं कृपया। बिल्कुल, ये बात तो जानना जरूरी है कि बहुत सारी बातें तो हम कहते हैं लेकिन करते कितना है। जी, क्योंकि उसके लिए फिर कहते हैं कि अरे अब ये मौसम है, अभी वो मौसम है, इसमें व्यस्त थे, उसमें व्यस्त थे। लेकिन जब आप मन बना लेते हैं किसी चीज के लिए तो फिर कोई भी मौसम हो आप काम कर ही लेते हैं। बिल्कुल। और हमारी जो एक जिन सखी के बारे में आज हम बताने वाले हैं वो तो बहुत ही उन्होंने बहुत ही निडरता से सामना किया और बहुत ही कमाल से काम किया, ऐसा हम बता सकते हैं। लेकिन पहले लेते हैं एक अंतराल। बिल्कुल, ले लेते हैं। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। जी हाँ। तो हमारे एक साथियों ने जिस बातों को लिखकर भेजा है वो सब तो हम करेंगे ही करेंगे। एक सवाल रोजाना क्या बने खाना, इस प्रश्न का उत्तर है सखी सहेली प्रोग्राम से बताते हैं वो व्यंजन। तो मतलब जो हम व्यंजन बताएंगे वही बनेगा। नहीं भाई, हम कम व्यंजन बताते हैं, इसमें खाना नहीं हो पाएगा, फिर बार बार वही खाना पड़ेगा रोजाना। अरे तो देखो ना, कम रहता है तो ठीक रहता है, ज्यादा व्यंजन जब आ जाता है ना, समस्या तो वही होती है कि ये बनाओ वो बनाओ ये बनाओ। जैसे कपड़े ज्यादा हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता, ऐसे तो 4 के बाद आपको फिर क्रम आ जाता है कि अच्छा ये 3 पहन चुके थे, ये चौथा पहनेंगे और फिर पहला वाला आ जाएगा। अब उसमें जब ढेर सारा वो जो पिरामिड बन जाता है उसके बाद तो दिक्कत होती है। लेकिन फिलहाल उसके बाद जिसमें दिक्कत आती है वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो दिक्कतों को सब पीछे छोड़ छाड़ के आगे बढ़ी
उनके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं बुआ जी, जहाँ चाह वहाँ राह। जी। तो ऐसी ही कहानी हमारे आज की सखी दुलारी देवी की, जिन्हें देश विदेश में उनकी मधुबनी कला या मिथिला पेंटिंग के लिए जाना जाता है। 55 वर्ष की दुलारी देवी अब तक तकरीबन 8,000 से भी ज्यादा पेंटिंग बना चुकी हैं और देश के कई शैक्षणिक संस्थानों और महत्वपूर्ण स्थानों में उनकी जो पेंटिंग है उसको हाँ। स्थान मिला है। यहाँ तक कि कई पाठ्यक्रम की पुस्तकों के मुख्य पृष्ठ पर भी दुलारी देवी की कलाकृतियों ने अपनी जगह बनाई है। क्या बात है। और इसीलिए तो पद्मश्री से नवाजा गया। तो अब वो पद्मश्री दुलारी देवी के नाम से जानी जाती हैं। जी। दुलारी देवी, जिन्हें आज जीवन में बहुत सी खुशियां हासिल हैं। एक ऐसा भी वक्त था जब उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना लगातार करना पड़ा। मछुआरे पिता की संतान दुलारी देवी ने बचपन में ही घर में बहुत गरीबी देखी। 10 वर्ष की थी बस, माता पिता के साथ काम में हाथ बटाने लगी। माँ के साथ दूसरों के खेतों में काम करती, फिर घर में भोजन बनाती, भाई बहनों की देखभाल करती, फिर जब पिता मछली लेकर आते तो उन्हें बेचने चली जाती थी। और ऐसा ही जीवन था उनका। लेकिन जब 12 साल की हुई तो शादी हो गई उनकी, और जब उनकी बेटी दुनिया में आई तो उनकी बेटी ज्यादा जीवन नहीं जी पाई। अच्छा। तो इसके बाद ये कारण रहा कि शादी के 2-3 सालों के बाद ही वो वापस अपने मायके आ गई और यहाँ रहने लगी। लेकिन घर की परिस्थिति तो अच्छी नहीं थी, इसलिए वो अपनी माँ के साथ दूसरों के घर में साफ सफाई और घर के काम करने में लग गई। और इसके बाद ही उनकी दिशा और दशा दोनों बदल गई। ये होता है समय, जैसे कि उनके साथ हुआ जब वो मधुबनी कला में माहिर महासुंदरी देवी और कर्पूरी देवी के घर काम करने लगी। तो फिर उन्होंने देखा और धीरे धीरे उनका रुझान भी मधुबनी कला की ओर होने लगा। घर में कागज पेन की सुविधा तो थी नहीं, तो घर आकर वो आंगन को गोबर से लीप देती और लकड़ी लेकर मछली, सुग्गा, जिसको तोता भी कहते हैं, कई जगह मिट्ठू कहते हैं, तो सुग्गा, पेड़ की आकृति जैसे अलग अलग तरह तरह के चित्र बनाया करती थी। और जब इस बारे में महासुंदरी देवी को पता चला तो उन्होंने दुलारी देवी को काम के बाद मधुबनी कला सिखाना शुरू कर दिया। और साल 1984 में जब महासुंदरी देवी ने अपने घर पर मिथिला पेंटिंग सिखाने की 1 महीने की ट्रेनिंग शुरू की तो उसमें उन्होंने दुलारी देवी को भी साथ कर लिया। और दुलारी देवी आज भी उनको याद करती है, महासुंदरी देवी को, और कहती हैं कि अगर वो नहीं होती तो उनके कारण ही उन्होंने जो भी मुकाम हासिल कर पाई हैं वो सब महासुंदरी देवी के कारण ही है। ये बात तो है ना? जी। और साल 1983 में जब प्रसिद्ध पेंटर गौरी मिश्रा ने महिलाओं को मधुबनी पेंटिंग सिखाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक संस्था बनाई तो कर्पूरी देवी के प्रयास से दुलारी देवी को भी यहाँ शामिल होने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। और जब पहले दिन, हाँ, सोचिए पहले दिन जब उनको एक बड़ा सा चमकीला कपड़ा दिया गया, कहा गया इसमें बनाना है, पहले तो घबरा गई थी क्योंकि उनको लगा ना कि इतने बड़े पर नहीं बना सकते। हाँ। लेकिन 4 दिन बाद जब सूती कपड़ा दिया गया तब उन्होंने भाई पेंटिंग की, क्योंकि उन्हें अचानक से लगा कि ये तो खराब हो जाएगा, कुछ भी जो भी लगा होगा। आत्मविश्वास की कमी तो रहती है जब आदमी को नहीं आता है। दुलारी देवी ने बताया था कि इससे पहले इतना सुंदर कपड़ा तो उन्होंने देखा ही नहीं था, तो डरने लगी। फिर धीरे धीरे काम करते करते जब वो इस संस्था के साथ 16 सालों तक जुड़ी रही तो शुरुआती दिनों में ही उनकी जो है पेंटिंग बिकने भी लगी, क्योंकि उनके में वो जज्बा था ना। हाँ। और पहली पेंटिंग जो उनकी बनाई उन्होंने, एक मछुआरे को उन्होंने उकेरा था जिसके सिर पर मछली से भरी टोकरी थी और कंधे पर एक बैग रखा हुआ था। इसके अलावा उनकी कमला पूजा की कहानी, राम सीता की पेंटिंग, ये सारी प्रसिद्ध पेंटिंग है। और अगर पेंटिंग की बात करें तो जो पहली पेंटिंग थी जो एक पोस्ट कार्ड के जितनी बड़ी थी, 5 रुपए में वो बिकी थी। लेकिन बाद में इससे थोड़ी बड़ी पेंटिंग जब वो बनाते थे उस समय 40 रुपए की वो बिका करती थी। लेकिन धीरे धीरे देखो मूल्य बढ़ता गया ना फिर। और आखिरी में उनकी पेंटिंग का जो मूल्य बढ़ा तो लॉकडाउन जो लगा था अभी 2020 में, उस समय उनकी एक पेंटिंग अमेरिका में बिकी 50,000 रुपए में। और यहाँ से पेंटिंग को डाक से भेजा गया अमेरिका। और तो कहते हैं ना कि अब तक की वो सबसे महंगी दूसरी महंगी पेंटिंग है। इसे सबसे महंगी पेंटिंग दूसरी हुई उनकी ना, जिसे दुलारी देवी ने 3 लाख में बेचा है। तो एक मतलब जो 50,000 वाली बिकी उसके बाद एक 3 लाख की भी उन्होंने एक पेंटिंग अपनी बेची। क्या बात है। और पेंटिंग को लेकर उनकी गुरु कर्पूरी देवी ने उन्हें एक बात कही थी कि किसी भी कला की बारीकियों को आप सीखो लेकिन किसी की भी नकल मत कीजिए, बल्कि अपने धैर्य से अपना एक तरीका विकसित करना चाहिए। और यही सूत्र था
को गांठ बांधकर दुलारी देवी ने काम किया और अपना मुकाम हासिल किया, अपनी एक पहचान बनाई। बिल्कुल ये बात तो है, क्योंकि नकल जब होती है ना तो आदमी फिर सोचता है कि जो अगर कर्पूरी जी की नकल वो करती तो लोग सोचते फिर हम कर्पूरी जी की क्यों ना ले लें। बिल्कुल, तो यही होता है। लेकिन खैर इन्होंने अपना एक अलग मकाम हासिल किया और इसीलिए पद्मश्री से सम्मानित इन्हें किया गया 2021 में। इससे पहले उनकी गुरु महासुंदरी देवी भी पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी हैं। सम्मान पाकर दुलारी देवी को भी बहुत गर्व महसूस हुआ। बिल्कुल, और अपने परिवार की एकमात्र ऐसी सदस्य थी वो जो मिथिला पेंटिंग की ओर मुड़ी, और अब दूसरी पीढ़ी भी इस ओर कदम बढ़ा रही है और वो उनके जीवन पर किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। एक गीता वुल्फ की पुस्तक है फॉलोइंग माय पेंट ब्रश, ये उनके जीवन पर आधारित है। और इसके अलावा मार्टिन ली कॉज की फ्रेंच पुस्तक है उस मिथिला नाम से, उसमें भी दुलारी देवी की कलाकृति जो है उसे सजाया गया है, क्योंकि मतलब फ्रेंच वैसे तो बहुत सारी किताबों में किया गया, लेकिन फ्रेंच पुस्तक में भी उसे स्थान मिला है। ये बात हमारे एक साथी ने भी लिखकर भेजी है और उसी में आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि फ्रेंच भाषा में लिखी गई पुस्तक मिथिला हिंदी की कला पत्रिका सतरंगी और मार्ग में भी दुलारी जी की जीवन गाथा और उनकी पेंटिंग का सुंदर वर्णन है। बिल्कुल, तो ये सारी जानकारी हमारे एक साथी ने भी लिखकर भेजा है। और राज्य सरकार से मिथिला अस्मिता सम्मान उन्हें मिला है और अब मधुबनी पेंटिंग वो सिखाती हैं अभी भी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं, पेंटिंग करती हैं। उनका कहना है कि इस समय में जो भी हम काम करते हैं वो अच्छा होता है, इसलिए वो सुबह सुबह उठती हैं और ये काम करती हैं और आज भी एक प्रेरणा बनकर सामने आती हैं। अगर वो उन्हें देखकर हमें ऐसा सीख मिल सकती है कि किसी भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, हम उसे अनुकूल बना सकते हैं। हाँ भाई, क्योंकि वो ये कहती भी हैं और उनके पूरे जीवन, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, बताया, बात की उसके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, तो यही लगता है ना कि कोई भी परिस्थिति हम अपने हिसाब से अपनी कर्मठता की वजह से, अपने श्रम के साथ बदल सकते हैं। तस्वीर भी देखी थी और इनको भी देखा है, तस्वीर अजब शय थी और ये भी चीज क्या है। तस्वीर भी देखी थी और इनको भी देखा है। भी है फिजाएं भी, ये पर्वती हवाएं भी, मौका भी है फिजाएं भी, ये पर्वती हवाएं भी, और साथ में हो ये ऐ दिल, और साथ में हो ये ऐ दिल, क्या और मांगता है। तस्वीर भी देखी थी और इनको भी देखा है, तस्वीर अजब शय थी और ये भी चीज क्या है। तस्वीर भी देखी थी और इनको भी देखा है। हम समझ गए हैं क्यों, ऐसे में जो चुप है यूं, हम समझ गए हैं क्यों। जुल्फों ने झुक के कानों में, जुल्फों ने झुक के कानों में कुछ इनसे कह दिया है। तस्वीर भी देखी थी और इनको भी देखा है, तस्वीर अजब शय थी और ये भी चीज क्या है।
तस्वीर भी देखी थी और इनको भी देखा है। तो ये सारी बातें तो हो गई, बहुत सारी, है ना? लेकिन बात तो वहीं की वहीं है। नहीं, बात वहीं की वहीं नहीं है। अच्छा बताइए। बात तो तुम्हारे ऊपर चली गई। जैसे कि हमारे साथी परेशान है कि क्या बने, ऐसे ही हम लोग परेशान होते हैं। और नेहा बिटिया इस समय यही परेशानी कि कौन सा गीत सुनवाए, अच्छा सा कौन सा गीत सुनवाए। तो बस ऐसे ही प्रश्न जो है कभी कभी फंस जाते हैं, आ जाते हैं, सामने सामने आते हैं। और एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बस प्रश्न तो नहीं है, एक बहुत ही अच्छा सा दिन आने वाला है जिसके बारे में सब अक्सर भूल जाते हैं। तो इसमें भी तो प्रश्न आ जाता है। कौन सा दिन आने वाला है? नहीं, दिन पता चल जाता है जी। उसके बाद ये होता है कि क्या गिफ्ट करें, कैसे सरप्राइज दें। और खास तौर पर क्योंकि वो घर के अंदर ही रहते हैं और अब इतने पहेलियां क्या बुझाएं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। हाँ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो फादर्स डे किस तरह से मनाया जाए, क्योंकि पिताओं को क्या गिफ्ट दिया जाए, ये बड़ा मुश्किल होता है कि पिता को क्या गिफ्ट दिया जाए। अरे नहीं, देखो पैंट का कलर तो हमें याद ही नहीं रहता है। कोई भी अगर मेल मेंबर आके चला जाए, हमारे बंधु, पूरा ना मानिएगा आप लोग, आप आके चले जाते हैं, शर्ट वर्ट थोड़ी सी अलग रहती है, अच्छा रंग रहता है तो दिख जाती है, याद रह जाती है। बाकी अक्सर जब पैंट खरीदे जाओ तो लगता है कोई देखता तो है नहीं, किसी भी रंग का खरीद लो। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं आजकल, देखो परफ्यूम है, कफलिंग्स आते हैं जी, पिता के लिए आप ले सकते हैं, उनके पसंद दिए जाते हैं, पर्स दिए जाते हैं। हाँ। और कोई ऐसी चीज जैसे कि आमतौर पे बहुत सारे पिता जो होते हैं, हाँ, वो अपने चप्पल जूते को लेकर बड़े ही बेफिक्र होते हैं। हाँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, टूटा है, पैर दर्द हो रहा है, हाँ, उन्हें लगता है नहीं ये तो बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी है। जी। तो उस ओर ध्यान दे सकते हैं और उनके लिए उस का प्रबंध कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक बात और है मजेदार, अभी याद भी आ गई तुम्हारी बात से बिटिया नेहा, कि जैसे कि आजकल गिफ्ट वाउचर्स होते हैं, ऐसे सलून के भी होते हैं, उनके लिए भी फेशियल आदि के भी होते हैं, सर के मसाज के होते हैं, है ना, मालिश आदि के भी गिफ्ट वाउचर आप उनको दे सकते हैं कि पापा जाइए आज आप मालिश करवा कर आइए। और एक बार दे दिया जाए ना तो फिर उन्हें चिंता नहीं होती, लग जाएगा। और अगर आप बोलते हैं कि ये दे दें वो दे दें तो कहेंगे कुछ नहीं चाहिए, इतना पैसा बर्बाद क्यों करना। हाँ, यही तो इसलिए पहले पैसे बर्बाद कर दीजिए, पहले कर दीजिए, फिर उनको बताइए कि जब आपको ये इस बात से तनाव हो रहा है कि अच्छा तुमने ये 1000 वाला कूपन हमारे लिए लिया है तो कहिए जाके मालिश करवा लीजिए, चंपी हो जाएगी सिर पे, तो ये सारा तनाव बाहर निकल जाएगा। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं और जाहिर है कि उन्हें जो पसंद है वो करें तो भी खुश हो जाएंगे, इतने से भी खुश हो जाते हैं। उस दिन उनकी पसंद का खाना बन सकता है, ये तो बेस्ट आइडिया है। उस दिन का मेन्यू पहले से तय हो चुका है। और ये दिन तो होता है हमेशा जून के तीसरे रविवार को। जी हाँ। तो इसलिए एक तारीख तय नहीं है, जून का तीसरा रविवार तय है। तो इस महीने 18 जून को, यानी बस आ रहा है रविवार, इसी दिन है, तो अभी 2 दिन है आपके पास सब तैयारियां करने के लिए। अच्छा एक बात और है कि सुबह अगर आपके पिताजी जब उठते हैं मतलब तो कोशिश करिए कि उनसे पहले उठ जाइए। वैसे तो आप लोग नहीं उठते होंगे उनसे पहले, उठ जाइए, या नहीं तो 12 बजे के बाद उनका जहां पर आप चाहते हैं कि कुछ उन्हें दें, उन्हें खुश कर दें अचानक से, तो वो कमरा सजा दीजिए अच्छी तरीके से, जैसे जन्मदिन आदि पर सजाते हैं, झालर आदि लगा लीजिए, कुछ बल्ब आदि लगा दें सुंदर से। और कोशिश करें कि उस दिन सुबह सुबह उठकर उनका स्वागत करें, गुड मॉर्निंग उनको सुबह सुबह बोल दें तो अच्छा लगेगा। अभिवादन उनका सुबह सुबह कर दें तो उन्हें भी लगेगा कि वाह आज का दिन तो बन गया भाई, क्या बात है ना। माता पिता तो इन्हीं सब चीजों से खुश हो जाते हैं। बिल्कुल, वो उन चीजों से खुश हो जाते हैं। और कोई ऐसी आदत हो सकती है जो वो अक्सर आपको कहते हैं कि भाई ये छोड़ दो, तो वो वाली आदत एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। हाँ। पूरी आदतें तो कहाँ छूटती हैं, तो इसलिए एक दिन के लिए छोड़ सकते हैं, कम से कम शुरुआती 4-5 घंटे के लिए तो छोड़ ही सकते हैं। हाँ, उस दिन जैसे ही छोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप छोड़ सकते हैं, फिर हो सकता है कि आप आगे भी छोड़ दें उस चीज को। हो सकता है कि वो शुरुआत कुछ ऐसी हो जाए, और या कम से कम आप पापा से बैठ के वादा कर दें कि हम इसको छोड़ेंगे और प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और एक काम जो हम नहीं छोड़ सकते वो है कि अंतराल लेना चाहिए। जी बिल्कुल लेना चाहिए।
अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। फादर्स डे पर ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे साथियों ने भेजना शुरू कर दिया है। और वैसे इन्होंने मराठी में कविता लिखकर भेजी है, उसका ट्रांसलेशन आ गया है, पढ़ देते हैं थोड़ा सा। हम क्या कविता लिखेंगे, पिताजी खुद एक कविता है। हम क्या कविता लिखेंगे, पिताजी खुद एक कविता है। उनकी जीवन की किताब के हम सिर्फ एक, इन्होंने तो वैसे हिंदी में पागल अक्षर गूगल ने कर दिया, लेकिन इसका मतलब कुछ और होगा, क्रेजी अक्षर होगा, कुछ प्यारे अक्षर हो सकता है वो। पिता जीवन का अंतहीन अध्याय है, मरते दम तक सर पर हाथ रखना, फिर चाहे कितनी भी संकट आए, आंधी पीछे कदम चलते हैं। अब बैठ जाओ पीठ पीछे और पतझड़ को बढ़ता हुआ देखो, बस यही भगवान से मांगता हूँ। तो वाकई बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है। और हो सकता है वो जो क्योंकि जो ऑनलाइन ट्रांसलेशन होता है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है जी, तो कविता का लेकिन भाव जो है वो पिता को पूरी तरह से समर्पित है। इन्होंने लिखा है, काय कविता लिहिणार आम्ही, आमच्या बापच एक खुद कविता आहे। तो आम्ही त्याच्या जीवन पुस्तकातले फकत वेडे वाकडे अक्षर आहोत। तो कुछ इसी तरीके से इन्होंने लिखा है। तो बड़ी प्यारी सी आपने भेज दी पंक्तियां, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग, बच्चों ने वो पिक्चर का प्रोग्राम बना, अच्छा इन्होंने लिख दिया सही में फादर्स डे के लिए बच्चों ने तो पिक्चर का प्रोग्राम बना लिया है जो रामायण के बारे में बनी है। वाह क्या तो बात है। देखने जाने वाले हैं। और जो अभी तक जिन्होंने प्लान नहीं बनाया वो बना सकते हैं जब गीत हम सुनवा रहे हैं स्पीच में। सुना दो। पकड़ के मेरा पूछे वो गुड़िया, बोल चली है कहाँ अखियाँ चुराए। बाबुल हम तोरे अंगना के चिड़िया, वो दिन यहाँ दो दिन भर पर आए। बाबुल हम तोरे मन की बात है जन जन की, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
महीने के विशेष रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और बुआ जी, सखी सहेली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर हम आ चुके हैं, जहाँ हमें तय करना है कि खाने में क्या बनेगा। अच्छा, हमें लगा तुम आगे चलें कि नहीं चलें। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन खाना तो पहले बनाना है। तो ये सवाल तो आज इस सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए कि रोज खाने में क्या बनेगा। अच्छा, लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आती कि ऐसे कुछ लोग बड़ा समझदारी दिखाते हैं। ऐसे कागज, जिसके यहाँ फ्रिज है तो ऐसे लगा देते हैं मैग्नेट से, चुंबक के संग फड़फड़ाता रहता है पन्ना, उसमें लिखा रहता है सोमवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये। तो उसका क्या होता है? कोई प्रयोग नहीं होता, सिर्फ लिखा के डाल देते हैं। वो कहते अरे फिर सोमवार आ गया, फिर ये आज आलू बनने वाला, अरे मंगलवार आ गया बैंगन बनने वाला है। तो ये एक उपाय तो था हमारा भी कि ऐसा किया जा सकता है कि हर हफ्ते में लगा देते हैं, क्या बनेगा वो लगा देते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो पाता। नहीं हो पाता ना, वो पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, पालन नहीं होता। अच्छा, जब कहेंगे आलू का पराठा बनेगा तो कहेंगे लोग आलू ही नहीं है। आज कहेंगे अगर भजिया बना लो तो कहेंगे बेसन नहीं है। तो ऐसा भी होता है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि सवाल क्या बने, रोज खाना घर के लोग बता दें तो बहुत अच्छा, वरना जो भी बने दाल सब्जी वो बस स्वादिष्ट हो। सबसे बढ़िया बात, एक हफ्ते का मेनू बनाए, फिर वही वाली बात आ गई, फिर शाम के खाने में कोई नई डिश बनाए। देखा, फरमाइश शुरू हो गई, नई डिश बनाए। अच्छा, हमारा परिवार बड़ा है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है मेन्यू कार्ड मुझे ही बनाना होता है, क्योंकि मैं बड़ी जो हूँ। सभी बोल देते हैं बड़ी मम्मी से पूछो क्या बनाए, तो मैं बता देती हूँ। मुझे कभी झंझट नहीं लगा, बस सोचो और शुरू हो जाओ। जरूरी बात बस सामान बराबर घर में चाहिए। और लोग वो ही दाल आलू चावल रोटी बनाते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये तो पैसे वालों के चोचले हैं। अरे ये इन्होंने कह दिया भैया। लेकिन सबके घर में ऐसे बड़ी मम्मी नहीं बैठी होती ना बताने के लिए। फिर सब जाते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या बनाए, आज क्या बनाए। फिर वो कहते ये बना लो, कहते ये तो है नहीं। तो बड़ी मम्मी भी तो इतनी सुलझी हुई हो तो ये भी तो बड़ी बात है ना। वो कह रही जाओ कुछ भी बना लो, तो फिर क्या करे जाए। कुछ भी ऐसा कुछ भी बनाने से अच्छा भी तो नहीं लगता है ना। नहीं, कुछ भी तो हम लोगों ने आज तक बताया भी नहीं डिश ना। कार्यक्रम में बताया क्या? वो कहते कुछ भी बना लो। नहीं, कुछ भी का व्यंजन एक न एक दिन हमें बताना चाहिए कि कुछ भी कैसे बनाया जाए। तो कुछ भी बनाने के लिए कुछ भी डाला जाता है उसमें, और कुछ भी मसाले डाले जाते हैं, और कितने भी समय तक आप पका सकते हैं जब तक आपको लगे कि पक गया। और उसके बाद कुछ भी कैसे भी खा लीजिए। कुछ भी कैसे भी किसी के भी साथ खा सकते हैं जी। तो वैसी वाली रेसिपी नहीं चाहिए होती। लेकिन हमारे साथी ने लिखा, उफ आज तो दुखती रग परवार। हर गृहिणी के जीवन का सबसे बड़ा सवाल, आज क्या बनाएं। और इससे भी बुरा इसका जवाब, कुछ भी बना लो। अब इस घर वालों को कैसे समझाएं कि दुनिया में मास्टर शेफ भी ये कुछ भी नहीं बना सकता। सुन लिया क्या तुम लोगों की बात? और कुछ भी बना लो कहते हैं ना, तो फिर उसके बाद जब बना लेते तो फिर अरे कुछ भी बना लेते तुम खाने में। तो ये भी सुनने आता है कि कुछ भी बनता तो है, लेकिन फिर बाद में पसंद भी नहीं आता है। हाँ, ये कुछ भी बना लेती हो, समझ में ही नहीं आता है। सही बात है। तो बात फिर वहीं फंस जाती है कि क्या किया जाए। तो इन्होंने भी यही लिखा है, कुछ भी इस नाम की सब्जी हो तो बता दो, क्योंकि जब घर वालों से पूछो कि खाना क्या बना है तो बोलते हैं कुछ भी। तो भाई अगर ये जवाब मिल रहा है तो आप सच में कुछ भी बना सकते हैं। ये आज़ादी मिलनी चाहिए और आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। और फिर आप कह सकते हैं कि जो भी बना ये कुछ भी है। आपने कहा था कुछ भी बना लो, तो हमने बना दिया। और ढक के रखिए ताकि उसके सस्पेंस बना रहे। साथ में ये भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, जितने भी सदस्य अगर उस तरह से सदस्य उसमें हिस्सा लेना चाहे तो जितनी भी सब्जियां या जो भी चीजें मौजूद हैं उनकी एक चिट बना के डाल दीजिए और बस आप उठाइए कहिए किसी से भी, और उसके बाद जो निकले बस वही बने और वही खाएं। अरे तो कितना आसान हो जाएगा ना। अच्छा, लौकी रखी है तो लौकी केवल लौकी रहेगी कि लौकी के कोफ्ते बनेंगे कि सीधी सी जीरे वाली लौकी बनेगी? खाली लौकी है तो फिर हम 2-3 उसकी रेसिपी सोच सकते हैं। ये करना भी चाहिए, क्योंकि अगर कई बार हर घर में ऐसा होता है कि कुछ सब्जियां जो होती हैं वो बहुत ही दिल के करीब होती हैं, वो दिन भर आती हैं, हर बार आती हैं, पता नहीं क्यों।
फिर कोई जो सदस्य कहता है कि यही बार बार आती है, वो भी जब जाता है तो वही लेकर आता है, क्योंकि उसने जीवन में वो ज्यादा देखी होती है। ज्यादा देखी होती है, स्वाद भले ही ना पसंद हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छी होती हैं, हर मौसम में अच्छी सी मिल जाती हैं। जैसे लौकी की अगर हम बात करें तो बहुत सड़ी गली नहीं होती है, उसको छीलना काटना भी आसान ही लगता है। तो खैर एक बात हमारी बात साथियों ने ये भी लिखा है, ये सब जगह की गृहिणी की रोज की समस्या है। आज सब्जियां इतनी प्रकार की तो उपलब्ध है, पर महंगाई ही उसे आधा खा जाती है। उस पर से घर के लोगों के नखरे, मुझे ये सब्जी नहीं खाना या वो नहीं बनाना, अगर बनाई तो मुझे भूखे रहना। वैसे आजकल वो लिखा है इन्होंने कि ऑर्डर दे देते हैं, बाहर का खा लेते हैं, पर सब जगह ये नहीं होता। हमारे ज़माने में तो अजीब बात नहीं, जो माँ बनाएगी वही खाते थे। खेत नाना तरह की सब्जियां थी जो समस्या ही नहीं रहती थी, पर बरसात के दिनों में बड़े कठिन होते थे, तो माँ अलग अलग तरह की बड़ियाँ बनाती थी। घर में ही दालें बनाती तो उसे चालकर जो दरदरा दालें बचती थी उसे हम लाल मिर्च हल्दी मसाले डालकर बड़े बनाते थे। फिर उसे भाप में पकाकर सब्जी बनाना, कभी बेसन कभी दाल बनाना, कभी दालों का आटा निकलता था तो माँ उससे कभी भार कर तो कभी वड़े बना देती थी। हफ्ते में एक दिन बाजार रहता था, पर ज्यादा नहीं खरीदते थे, बाजार का खाते थे यानी कि, पर ज्यादा नहीं खरीदते थे क्योंकि उस वक्त फ्रिज नहीं था। तो हमने देखा सीखा पर आज नाकाम हो गए, इन्होंने लिख दिया। और लेकिन एक चीज है, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो जैसे ही शाम को घर वापस आते हैं, जूते और कपड़े बदलते हैं कि पत्नी एक ही सवाल दागती है, क्या खाना बनेगा। तो तुरंत मन में एक सवाल दौड़ने लगता है कि लंच में किस चीज की सब्जी बनी थी। लेकिन इस भयंकर गर्मी और उस पर से उमस में किचन में खड़े रहकर खाना बनाने को देखकर बहुत ही दया आती है, और काफी सोच विचार करके मैं दूध रोटी खाने का फैसला कर लेता हूँ। क्या बात है। तो वो बस दूध रोटी खा लेते हैं, ये तो सबसे बढ़िया है। आजकल आम रोटी भी खाई जा सकती है, लेकिन हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है, बताएंगे वो भी, लेकिन ये इसी तरीके का इन्होंने लिखा है कि मेरे पति से मैं, इन्होंने लिखा है कि खाने में क्या बनेगा। मेरे पति से मैं ये सवाल करती हूँ, आज खाने में क्या बनाऊं, तो सीधा सा जवाब, ये मुझसे मत पूछो, ये तुम्हारा काम है, मुझे मत पूछो। बेटा बेटी भी कहते हैं, तूने मेरी पसंद का क्या बनाया है, ये तो पापा की पसंद का बना है खाना। इसके लिए ये बहुत कठिन हो जाता है कि आज खाने में क्या बने। इसका यही हल हो सकता है कि सुबह एक की पसंद, दिन को दूसरे की पसंद और शाम को तीसरे मेंबर की पसंद की डिश खाने में बने, तो झगड़ा खत्म। और चौथा कहाँ जाएगा? चौथा सबकी पसंद का खा लेगा, चौथा तो खाना बना रहा है ना। इनके यहाँ 4 सदस्य हैं, तो इन्होंने उस तरह से लिखा है। लेकिन अगर चौथा 5वां सदस्य भी है तो मतलब अगले 5 बार खाना बना है? नहीं, अगले दिन उनके लिए बना जाए। नहीं, तो आज की तारीख का तो हमारा गया। ऐसा तो हफ्ते में तय किया जाए कि कितने दिन किसकी पसंद का बनेगा, और उस तरह से अगर बनाया जाए, सामंजस्य तो बिठाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कुछ तो बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। हमारे एक साथी कह रहे कभी कभी रोटी कैसे बने और सेंके कैसे, ये भी बताएं। अब आलू के पराठे तो बनाकर खा और खिला लेते हैं, किंतु रोटी फूलती ही नहीं। यद्यपि श्रीमती जी सिखाती अवश्य है, फिर भी कभी फूलती है तो आधी, कभी वो भी नहीं। अगर आप लोग कोई नुस्खे हो आपके पास, वो कह रहे हैं, तो हम ये नुस्खे जरूर बताएंगे। एक गीत सुनते हैं पहले, है ना? वो भी गीत भी कुछ ऐसा ही है। ऐसा ही है? चलो सुनाओ। आहा आहा आहा, गर्मा गर्म पराठे, अरे थैंक यू वेरी मच कंफू कराटे। पहले तो भाजिया पाओ था मुश्किल, मिलते हैं अब तो फीके पराठे। पहले तो भाजिया पाओ था मुश्किल, मिलते हैं अब तो फीके पराठे। थैंक यू वेरी मच भाजिया पाओ था मुश्किल, मिलते हैं अब तो फीके पराठे। कंफू डंफू लारा लंफू जूडू कंफू, हाथ पड़ेगा ऐसा जंबू, जंबू का बन जाएगा तंबू। धोबी पछाड़ खंदा उखा, धोबी पछाड़।
चुरा ले जाऊंगा, चाहे कैसा ताला हो, कराटे पराटे कराटे पराटे कराटे। ये दुनिया तो झुकती है, कोई झुका आने वाला हो, दिल तो चुरा ले जाऊंगा, चाहे कैसा ताला हो। देखा जो तूने, मैं तो मचल गई, चिकनी नजर पे गोरी फिसल गई। रात को होंगी प्यार की बातें, दिन में सैर सपाटे। पहले तो भाजिया पाओ था मुश्किल, मिलते हैं अब तो घी के पराठे। थैंक यू वेरी मच कुंफू कराटे, मिलते हैं अब तो घी के पराठे। घोरी लपटी बाजी पलटी, बहने लगी गंगा उल्टी, जलने लगे सारे कपटी। धोबी बछाट खंबा उखाड़, धोबी बछाट अरे तेरी तो ओ ओ ओ ओ। ऊपर वाला मेहरबान, पांचों उंगली घी में है, सजना प्यार मांग ले, जो भी तेरे जी में है। पराटे कराटे पराटे कराटे पराटे। ऊपर वाला मेहरबान, पांचों उंगली घी में है, सजना प्यार मांग ले, जो भी तेरे जी में है। दाओ ने अपना रंग दिखाया, प्यार मोहब्बत करना सिखाया। कौन है ऐसा मर्द का बच्चा, तेरा पत्ता काटे। पहले तो भाजिया पाओ था मुश्किल, मिलते हैं अब तो घी के पराठे। थैंक यू वेरी मच कुंफू कराटे, मिलते हैं अब तो घी के पराठे। थैंक यू वेरी मच कुंफू कराटे। तो यही बात है, घी के पराठे अगर मिल रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच कहिए और खाइए आराम से। जिसको ना खाना हो कह रहे हम 4 दिन से यही खा रहे हैं। तुम वो चावल खाएं, वो कहें चावल कि हमारे खाएं। लिए चावल बना दीजिए। वैसे देखो पति लोग या घर में पिता लोग क्या कहते हैं, कुछ भी बोल दीजिए, गृहिणी तो बनाएगी अपने मन की ही। अच्छा, गृहिणी क्या कहती हैं, कुछ भी बना दो, खाएंगे तो बाजार का। हाँ, और ये भी कहेंगे है। कुछ भी बना दो फिर खाएंगे नहीं, हाँ। नखरे दिखाएंगे। तो सीधी सी बात है कि आपस में बैठकर इसके बारे में सोचना पड़ेगा सबको और ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है, किसी दिन किसी और के पसंद का, किसी दिन कुछ अलग अलग तरह की चीजें बनेंगी। नहीं मिलेगा और- समाधान। इन्होंने लिखा है रोज की मुश्किल है, किचन में जाकर कुछ देर यही सोचने में लगे रहते हैं क्या बनाएं खाने में। फिर बेटे और श्रीमान जी से पूछते हैं, जब कुछ पसंद का बताया जाता है तब काम शुरू करते हैं। श्रीमान जी को सब चल जाता है पर बेटे को नहीं, इसलिए सुबह और शाम दोनों समय ही पूछकर बनाते हैं। जो सब्जी बाजार में आती है वही तो बनाएंगे, या कभी कुछ घरेलू सब्जी बनती है। कल ही दोपहर के खाने में पत्ता गोभी बनाई तो बेटे ने खाई नहीं, चटनी और दाल से खाना खाया। अब ये समस्या बहुत बड़ी है। बिल्कुल, लेकिन दाल सभी खा रहे हैं ना, तो दाल अलग अलग तरह की बना तो लीजिए। बेटे ने कहा खाया, नहीं खाया ना। नहीं खाया ना, कोई बात नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं इस बारे में, ये सोचना बहुत जरूरी है। और कुछ भी बनाते रहें और कुछ भी खिलाते रहें और कुछ भी बनाने के लिए कहते रहें। हाँ, अगर लेकिन- कहेंगे इस तरह से तो कुछ भी खाते रहें। जी, लेकिन ये कुछ भी वाला नहीं चलेगा। रोटी बताओ कैसे बनाया जाए कि फूले हमारे एक साथी की देखो बिल्कुल। समस्या है, तो इसका समाधान देखो सब लोग थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से बनाते हैं ना? बिल्कुल। जी। तो इनका जो ये कह रहे हैं कि पराठे तो इनके अच्छे बन रहे हैं, यानी कि आटा लगाने में तो कोई परेशानी है नहीं इन्हें। जी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आटे में अगर अच्छी तरह से उसे गूथा ना जाए तो भी नहीं फूलती हैं। बिल्कुल। लेकिन आटा लगाने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि पराठे अच्छे बन रहे हैं। तो रोटी को बहुत ही कम आंच में अगर आप सेकते हैं तो तवा हल्का ठंडा हो चुका होता है,
तो ऐसे में रोटी जो होती है वो अच्छी नहीं बनती है, जी। फूलती नहीं कई बार। और जब रोटी को एक तरफ तो एक ठीक-ठीक गरम हो, बहुत ज़्यादा गरम ना हो तवा, और उसे आप रोटी एक तरफ से डालें और पहले तरफ जिस तरफ से आपने डाली है कच्ची रोटी उस तरफ थोड़ा हल्का सेकें, और उसके बाद जब उसे पलटते हैं तो पीछे से उसे थोड़ी अच्छी तरह से सेकें। और अगर डायरेक्ट आंच पे आप सेकते हैं तो उसे फिर अगर आप सेकेंगे तो वो फूल जाएगी, लेकिन शुरू में भी अगर तेज अच्छे से सेक देंगे और अंदर बाद में भी, तो फिर फूलने के लिए तब तक जल जाएगी रोटी। जल जाएगी। और जैसे तवे पर भी बहुत सारे लोग सेक कर फुला लेते हैं, थोड़ा दबा कर कपड़े से, या जी। तो लकड़ी का वो भी आता है। लेकिन अगर आप गैस पर या आंच पर सीधे करते हैं तो जैसे तुमने बताया कि डाल दिया हमने, उसके बाद उस थोड़ी देर बाद उसको पलटा, लेकिन जिस तरफ से डाला था उसी तरफ से फिर आंच पर रखेंगे, जी। उसी तरफ से। पहली बार जिस तरफ से पहली आपने बार जिस हल्का तरफ से कन तवे सेका पर है। डाला था जी, और उसका जी। दूसरी तरफ भी सेक करके तब आप फिर से पहली बार की जिस तरफ से आपने तवे पर डाला था उसी की तरफ जो है वो उस पर आंच होनी चाहिए। उसके बाद डाल दीजिए। थोड़ा सा आपको चिमटे से घुमाना पड़ेगा, कभी कभी कहीं से फट जाती है, हवा निकलने लगती है, तो आप देख लीजिए कहाँ से निकली है। अगर आप किनारे पर कहीं हैं तो वहां से चिमटे से दबा दीजिए, फिर रोटी पूरी फूल जाएगी। फूल गई तो बढ़िया हो ही जाएगी। और जो आटा गूंथने की बात है, थोड़ा पराठे से थोड़ा मुलायम रहता है ज्यादा, तब रोटी अच्छी बनती है। अच्छे से परथन लगाकर गोल बेलिए। चारों तरफ जो बाहर का जो किनारा है वो पतला होना चाहिए, बीच में थोड़ा मोटा होना चाहिए, तो अच्छी फूलती है। इसके साथ साथ एक बात और है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चावल का आटा जो पीसा हुआ होता है वो लगाते हैं, तो उसमें चिपकता भी नहीं है और चकले पर भी नहीं लगता है, बेलन में नहीं लगता आटा, और उसमें जो लोई होती है यानी जो रोटी हम बना रहे हैं उसमें नहीं चिपकने से मुलायम रहती है रोटी, वो झड़ के निकल जाता है। ये तो बड़ा ही अच्छा तरीका है। जी हाँ, तो ये सब तरीके छोटे छोटे हैं जिनको कि आप अपना सकते हैं, अच्छी सी रोटी बना सकते हैं और फिर किसी भी सब्जी से खा सकते हैं। कुछ भी सब्जी बनाकर किसी भी तरह से खा सकते हैं। अच्छा, एक बात और है नेहा बिटिया की, जो आटा गूंथने की जैसे तुम बात करी तो उसको अच्छे से मारना पड़ता है, जिसको कई जगह कहते हैं कचरना, या उसको तो थोड़ा मुलायमियत आती है, तो किनारे उसके फटते नहीं है। और अगर आपको तुरंत रोटी बनानी है और आपके पास समय कम है तो थोड़ा सा जब पूरा मार ले तो उसमें आप रिफाइंड ऑयल या जो भी आप प्रयोग में लाते हैं वो लगाकर उसमें आटे में थोड़ा सा लगा दे, बस ज्यादा नहीं, आधा चम्मच या 1 चम्मच जितना, तो उससे भी बहुत रोटियां मुलायम और अच्छी फूलती हैं। तो कुछ ध्यान रखें। बहुत बड़ी अगर आपकी नहीं बना पाते हैं, थोड़ी छोटी छोटी बनाइए, देखिए वो जरूर फूलेंगी। छोटी रोटियां तो जरूर फूलती हैं, क्योंकि बड़ी रोटियों को पलटने के लिए बहुत ही सावधानी चाहिए। अगर उतनी सावधानी से आपने पड़ गई, कहीं प्लेट्स पड़ गई तो फिर मुश्किल। अगर उतनी सावधानी से आपने नहीं पलटा है तो मुश्किल हो सकती है, दुर्घटना हो और जैसे कि बुआ जी अब तो वक्त ऐसा है कि वो कहता है कि व्यंजन विधि कब बताई जाए, लेकिन फिर भी हम एक व्यंजन विधि बता के रहेंगे, वो है बैंगन का रायता। और इसके लिए जो लंबे वाले पतले बैंगन आते हैं उससे बनाया जाता है। उसे थोड़ा लंबे लंबे, मतलब एकदम लंबे आते हैं तो वो 3 भाग में, अगर बहुत बड़े हैं तो, छोटे हैं तो 2 भाग में काट लें पहले उसे, और उसके बाद उनके छोटे छोटे लंबे लंबे ही उसको कतर लें, और इसके बाद थोड़ा तेल डालिए और उसमें जीरा डालिए, कढ़ाई में ना, हाँ कढ़ाई में तेल डालिए, गरम कीजिए, उसमें जीरा डालिए और बैंगन को डालकर उसमें आप मसाले के तौर पर नमक डालते हैं, हल्दी नहीं डालते हैं आमतौर पे, क्योंकि उससे फिर वो रायते का कलर ही बदल जाता है, नहीं लगता है। तो इसलिए थोड़ा नमक और थोड़ी मिर्च डाल के, हरी मिर्च अगर डालेंगे तो और भी अच्छा है, अगर नहीं खाते थोड़ी लाल मिर्च डाल सकते हैं, और बहुत ही कम मसाले में आप उसे पकाइए, और लाल लाल किसी तरह से उसे पूरी तरह से आपको तलना है। तलना में मतलब कम तेल में आप सेक सकते हैं उसको, और लेकिन अच्छे से सेके ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। बिल्कुल, वो क्रिस्पी हो जाए। और उसके बाद दही को आप रायता जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से फेंट कर तैयार कर लें। उसमें आप जीरा पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, चाहे तो थोड़ी सी लाल मिर्च बुरक सकते हैं, और नमक। तो इस तरह से दही को पूरी तरह से तैयार कर लीजिए, और जब खाने बैठने वाले हैं तो दही एक कटोरी में आपने लिया और उसके ऊपर से वो बैंगन आप रख के दीजिए। तो वो बैंगन करारे ही रहते हैं, और दही के ऊपर जब उसे रखते हैं तो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगता है। अगर आप उसको चला देते हैं तो और भी सुंदर दिखता है आपस में मिलकर, नहीं तो आप ऊपर रख के दे सकते हैं, तो खाने वाला खुद चलाएगा। तो वो जब खाना जब देखने में बड़ा सुंदर लगता है ना, तो खाने का ऐसा लगता है खा के देखा जाए, खा के नया है तो भी क्या हुआ। तो जरूर खाइएगा, बनाइए इसको। लेकिन जो हम लोगों ने बोतल वाली बात कही कि प्लास्टिक को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो ये जो करने और करने वाली बात है, इसमें हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है। पहले तो धन्यवाद कि आपने हमारे इस आग्रह पर ध्यान दिया और उस पर जवाब लिखा है। बुआ जी, बोतल वाला काम सचमुच बड़ा डिफिकल्ट। मेरे घर एक बच्चा आता है, उससे मैंने कहा कि तुम करो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी।
क्या हो गया? बच्चों के साथ ये ऐसा ही तुम्हारा होता है हमेशा। जैसे इन्होंने ये गुण तुम्हारा वाला कैसे सीख लिया, ये समझ नहीं आ रहा हमको। ये तुमने हमारे बात साथ किया था बातचीत क्या? करती है तो करती फिर है ना, ऐसे हाँ, धीरे-धीरे हमें सीख- समझ में आ पर रहा है। बच्चे आजकल चॉकलेट के लालच में आते नहीं है। तो एक बोतल में तो उसने अच्छी तरह भर दिया और बोला कि कल कर दूंगा। जब मैं बोतल खोजने लगी तो उसकी माँ ने बोला कि कल ही वो लेकर चला गया था, जाकर कचरे में फेंक दिया। अब ये हमें इनकी बात से नहीं, इन्होंने लिखा है कि गुस्सा तो बहुत आया पर क्या करती। एक बात इनकी बात से नेहा बेटा ये नहीं समझ मारी कि उसमें वो भर चुकी थी कि नहीं भर चुकी थी। अगर भर कर भी फेंक दिया तो कोई बात नहीं, आप ये सोचिए कि हम उसका सीमेंट और वो बोतलें नहीं बना सकते, लेकिन एक बोतल में भरने से क्या होता है कि आप खुद देखिए कि कितना वो जो बड़ा सी चीज है वो एक संगठित होकर एक जगह हो जाती है, तो प्रिसाइज हो जाती है ना, जिसको कह सकते हैं, या ठूस ठूस के भर दीजिए। अगर आप उसको सच में छोटी सी बोतल को निकालेंगे तो एक बाल्टी भर जाएगी, तो और इधर उधर जाएगी, तो कम से कम एक जगह तो आ गई, फिर भले ही आप उसको कचरे में फेंक दें। और हम तो गुजारिश करेंगे कि ऐसे चॉकलेट का लालच ना दें और खुद करें, तो वो सामने बच्चा भी देखेगा, उसको बहुत उसे लगेगा कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो आप उन्हें बस ये कह दें कि देखो तुम नहीं करना, बच्चे ये काम नहीं करते हैं, तो देखिएगा फिर वो किस तरह से बिना चॉकलेट की लालच के आपका वो काम करेगा और अपने साथियों को भी लेकर आएगा, उन्हें भी बताएगा कि बच्चे ये काम नहीं करते। तो जैसे ही ये कहा जाएगा वैसे ही बच्चे वो काम करेंगे और धीरे धीरे ये बात सब तक फैलेगी और ये चीज अच्छी तरह से हो जाएगी। और फैलने की बात पर ये हो रहा है कि हमारे लिख रहे हैं श्रोता, सब श्रोता लौकी की बुराई कर रहे हैं। सोचो जब बीमार पड़ते हैं तो लौकी ही हमें स्वस्थ करती है, तो कृपया लौकी से माफी मांगते हैं। तो लौकी से माफी मांगते हुए अब आप सभी से विदा लेने का वक्त भी है। तो नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।